अब हम कॉपीराइट का टॉपिक स्टडी कर लेते हैं। कॉपीराइट के इस टॉपिक में हमें स्टडी करना होगा कॉपीराइट का मीनिंग, कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, कॉपीराइट की क्या टाइम ड्यूरेशन रहती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉपीराइट रियलिटी में है क्या। इट इज ए राइट गिवन टू लिटरेरी एंड द आर्टिस्टिक क्रिएटर। मतलब ये एक राइट है, अधिकार है। किसको दिया जाता है? साहित्यिक और यह कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी क्रिएटर होते हैं उनको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई एक नया नोवेल लिखा, या आपने कोई मूवी बनाई, आपने कोई नया डिजाइन बनाया, या आपने कोई नया म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बनाया, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि ये सब चीजें चोरी हो जाएं और कोई और इसको अपने नाम पे करा ले। या आपने मान लो कोई एक नई बुक लिखी और वो बुक आप चाहते हो कि आपके नाम पर ही पब्लिश हो, तो आपको क्या करा लेना चाहिए? उस बुक का कॉपीराइट करा लेना चाहिए, ताकि आपकी परमिशन के बिना कोई और उस बुक को पब्लिश ना करे, ताकि आपकी परमिशन के बिना वो बुक किसी और राइटर के नाम पे पब्लिश ना हो जाए। इसीलिए आपको कॉपीराइट करा लेना बहुत जरूरी होता है। तो कॉपीराइट क्या करता है? इस टाइप की कैटेगरी के लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि उनकी परमिशन के बिना कोई और इनकी क्रिएशन को यूज ना कर पाए। मतलब जो भी हमने नया क्रिएट किया है, जो भी हम अपने माइंड से नई चीज बनाई है, वो आपकी परमिशन के बिना कोई और यूज ना कर पाए। इसीलिए हमको कॉपीराइट करा लेना चाहिए। अब कॉपीराइट को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी धोखाधड़ी से बचने के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या बना हुआ है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बोले तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग आप अपनी क्रिएशन के ऊपर कॉपीराइट ले सकते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहे हैं। अब बात आती है कि इस एक्ट के अंदर सेफ्टी किसको प्रोवाइड होती है? सेफ्टी इज प्रोवाइडेड टू एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। जो आइडिया के एक्सप्रेशन है उसके ऊपर सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है। अब यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया का मीनिंग क्या है? बुक के अकॉर्डिंग, वर्ड्स यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ आवर व्यूज। हमारे व्यूज के अंदर जो हमारे वर्ड्स के जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर हमको सेफ्टी मिल जाती है। अब बात आती है कि कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग हम किस किस चीज का कॉपीराइट करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, बुक्स का, नोवेल का, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का, मूवीज का, पेंटिंग्स का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का, ये सारी चीजें आप चाहें तो कॉपीराइट करा सकते हैं। अब बात आती है कि कॉपीराइट की ये क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होता है। जो भी कॉपीराइट आपको लेना है उससे रिलेटेड जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फाइल करना होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको नेम, एड्रेस, आपको यह भी डिक्लेयर करना होगा कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर आपको जो क्रिएशन आपने बनाई है, जो नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है, उसका टाइटल भी आपको लिखना होगा, और आपकी लैंग्वेज क्या है, या आपने कोई बुक लिखी है तो बुक की लैंग्वेज क्या है। ये सारी बातें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फाइल करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको फीस प्लस 4 कॉपी किस चीज की? आपकी क्रिएशन की। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर ऑफिस में सबमिट करानी होगी। ऑफिस में जब सबमिट हो जाएंगी तो विद इन 30 डेज जब आपकी सारी चीजें वेरिफिकेशन हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं, तो आपको विद इन 30 डेज के अंदर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। मतलब आपने फॉर्म भरा, फीस भरी, 4 कॉपी सबमिट कराई, प्लस 30 डेज के अंदर आपको कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो ये थी हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब तीसरा टॉपिक हमको स्टडी करना है कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है। कॉपीराइट आप कितना टाइम के लिए यूज कर सकते हो? मतलब अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वो राइट आपका कितने वक्त के लिए है। तो अगर आप एक राइटर है या आर्टिस्ट है तो ये राइट आपका पूरा लाइफ टाइम रहने वाला है। जब तक आप जिंदा है तब तक कॉपीराइट के ऊपर आपका ही राइट है। प्लस आपकी डेथ के 60 साल तक, 60 ईयर्स तक भी आपका कॉपीराइट आपका ही रहता है। और अगर हम बात करें मूवीज की, फोटोग्राफ्स की या गवर्नमेंट वर्क्स की, इनकी केस के अंदर कॉपीराइट कितना टाइम के लिए होता है? 60 ईयर्स, ओनली 60 ईयर। कब से? जब वो पब्लिश हो जाती हैं। तो 60 ईयर्स आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द क्रिएटिव वर्क्स, जैसे ही वो क्रिएटिव वर्क पब्लिश हो गया
उससे लेकर आगे के 60 साल तक उसके ऊपर कॉपीराइट का आप अधिकार, योर राइट है, यूज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया, कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, कॉपीराइट से रिलेटेड हमारा कौन सा है एक्ट है, और उसके ऊपर हमें सेफ्टी किसके ऊपर मिलती है, फिर हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टडी की, फिर हमने कॉपीराइट की यहां पर टाइम ड्यूरेशन भी स्टडी की। अब हम पेटेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। पेटेंट के इस टॉपिक में हमें पेटेंट का मीनिंग स्टडी करना होगा, इसकी कंडीशन स्टडी करनी होगी, पेटेंट की क्या टाइम ड्यूरेशन रहती है और पेटेंट का क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं पेटेंट का क्या मीनिंग है। पेटेंट रियलिटी में एक राइट है। ये राइट किसको मिलता है, इन्वेंटर को मिलता है। इन्वेंटर बोले तो आविष्कारक, वो इन्वेंटर जिसने कोई नई इन्वेंशन की है। अब जब हम उसको राइट दे देते हैं तो वो एक राइट, वो अधिकार एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए मिलता है। क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया डिजाइन बनाया, अब वो डिजाइन अगर आप पेटेंट करा लेते हैं तो पेटेंट करा लेने के बाद अगर कोई उस डिजाइन को कोई और यूज करे आपकी परमिशन के बिना, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। आपने टार्जन मूवी देखी होगी, टार्जन मूवी के अंदर भी यही हुआ था। उसने कार का डिजाइन तो बना लिया बट उसने उसका पेटेंट नहीं कराया था। पेटेंट कराने से पहले ही उसने कार का डिजाइन किसी को दिखाया और उन्होंने वो डिजाइन चोरी भी कर लिया और वो डिजाइन अपने नाम पे भी करा लिया। इसीलिए अगर आप कोई एक नया आविष्कार करते हैं, कोई नई इन्वेंशन करते हैं, तो हमें उसका क्या करा लेना चाहिए, पेटेंट करा लेना चाहिए। तो पेटेंट कराने के बाद अगर कोई आपकी परमिशन के बिना उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उस डिजाइन को आपकी परमिशन के बिना यूज करता है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। तो पेटेंट के अंदर क्या होता है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उस डिजाइन को यूज करने का एक राइट मिल जाता है। अब जब राइट मिल गया तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी इन्वेंशन है वो इन्वेंशन कौन सी होनी चाहिए, नई यूजफुल इन्वेंशन होनी चाहिए, नॉन ओब्वियस, या एक नया प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। तो कोई भी चीज जो आप इन्वेंशन करते हो वो पहले वाले प्रोडक्ट से, सर्विस से, आइडिया से डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 साल पहले वाली कोई चीज थी आप उसका अब पेटेंट कराने चले हो, नहीं, वो आप पेटेंट नहीं करा सकते। तो जिस भी चीज का आप पेटेंट कराना चाहते हो वो पेटेंट पहली बात तो नई होनी चाहिए और यूजफुल भी होनी चाहिए। वो कोई नया प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई नई प्रोसेस होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उसमें आपकी क्रिएटिविटी या इनोवेशन पावर लगी हुई हो। अब बात आती है कि यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या है। प्रोसेस का मतलब है यहाँ पर मेथड, फॉर्मूला या आइडिया। अब अगर आप पेटेंट कराना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास एक पेटेंट एक्ट भी है, पेटेंट एक्ट 1970, ये हमारा पेटेंट एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेंशन को क्या प्रोटेक्ट करा सकते हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आप अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हो। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो भी आप नई इन्वेंशन करते हो वो इन्वेंशन एक तो बिल्कुल नई होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए, और जिस भी एरिया से रिलेटेड आपने वो प्रोडक्ट बनाया है वहां पर वो प्रैक्टिकल अप्लाई हो पाए, प्रैक्टिकल यूज में आने वाली होनी चाहिए। तो उसको आप नई इन्वेंशन काउंट करा सकते हो और उसी का ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब बात आती है कि पेटेंट के लिए क्या कंडीशंस है। अगर आप किसी भी इन्वेंशन का अगर आप पेटेंट कराना चाहते हो तो उसकी क्या कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, वो पहले तो पेटेंट एक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है उस सब्जेक्ट मैटर की लिमिटेशन के अंदर आता हो। मतलब गवर्नमेंट ने कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाए होंगे, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही वो प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या वो नई इन्वेंशन आती हो, तभी आप उसका पेटेंट करा सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है, इंडस्ट्रियल यूटिलिटी। जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट की है, जिस भी इंडस्ट्री से वो रिलेटेड है, वहां पर वो प्रैक्टिकल यूज हो पाए। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है वो बिल्कुल नया होना चाहिए। नई प्रोसेस है तो प्रोसेस बिल्कुल नई होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई होनी चाहिए। चौथी बात, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोसेस आपने क्रिएट किया है उसमें आपकी प्रतिभा, आपकी इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी दिखाई दे। तो ये 4 कंडीशंस ऐसी हैं, ये चारों कंडीशन अगर आपके प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस से आइडिया के अंदर अगर है तो उसको आप पेटेंट के दायरे में ला सकते हैं। अब बात आती है कि पेटेंट कराने के बाद आपको वो कितने टाइम के लिए अवेलेबल होता है। जब आप पेटेंट करा लेते हो तो इंडिया के अंदर
एक बार पेटेंट कराने के बाद वो 20 साल तक आपका ही रहता है, उस पेटेंट के ऊपर 20 साल तक आपका राइट रहता है। हाँ, आपको हर साल उसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। एक फिक्स्ड फीस होती है रिन्यूअल कराने की, वो आपको पे करनी होती है। ये रिन्यूअल फीस आपको कब से पे करनी होती है? 3 साल के बाद आपकी रिन्यूअल फीस स्टार्ट हो जाती है। तो इंडिया के अंदर जो पेटेंट की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 साल है। ये कब शुरू होगा? जैसे ही आपने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई, वो तब से लेकर आगे के 20 साल तक वो पेटेंट के ऊपर आपका राइट रहेगा। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, पेटेंट इंडिया में 20 साल के लिए है। पेटेंट की टाइम ड्यूरेशन एप्लीकेशन देने से ही शुरू हो जाती है और आपको हर साल इसकी एक फीस देनी होती है रिन्यूअल की। ये कब से शुरू होगी? तीसरे साल से। अब बात आती है कि पेटेंट के लिए क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 1, फिलिंग एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेटेंट का जो ऑफिस है या आजकल ऑनलाइन भी होने लगा होगा, तो वहां पर आप जाइए, तो वहां पर एक एप्लीकेशन लगा दीजिए। आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जो भी है सारी डिटेल्स उसमें आप फाइल कर दीजिए। डिटेल्स फाइल हो गई, एप्लीकेशन लगा दी आपने। एप्लीकेशन के साथ आपको फीस भी जमा करानी होती है। कुछ फिक्स्ड फीस है जो पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, ये फीस भी आपको सबमिट करानी होती है। तो एप्लीकेशन लगा दीजिए प्लस फीस पे कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही आपने एप्लीकेशन लगाई, उसके 18 महीने के बाद आपकी इस एप्लीकेशन को ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा समझ लीजिए, अब ऑफिशियल जर्नल में उन्होंने क्या किया, आपकी एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया कि हाँ फलां फलां व्यक्ति क्या कर रहा है, इस प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर पेटेंट लेना चाह रहा है। अभी तक आपको पेटेंट मिला नहीं है, वो पेटेंट क्या कर रहे हैं, आपकी पेटेंट की एप्लीकेशन को पब्लिश कर रहे हैं कि इस पर्सन ने फलानी फलानी चीज के ऊपर पेटेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई है। अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर क्या होगा? स्टेप नंबर 3 के ऊपर अगर कोई पर्सन आपकी इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट है, आपके इस प्रोडक्ट सर्विस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है, तो वो कुछ लीगल या कुछ प्रैक्टिकल चीजों के साथ, वैध कारणों के साथ आपकी बात का, आपके पेटेंट के अगेंस्ट बात करेगा। मतलब वो पर्सन अभी क्या करेगा, पेटेंट के ऑफिस में आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाने वाला है कि भाई इसको पेटेंट अवेलेबल मत कराओ। फिर स्टेप नंबर 4 पे क्या होने वाला है, फाइलिंग द फाइनल एग्जामिनेशन। अगर मान लो किसी भी पार्टी ने स्टेप नंबर 3 पे मान लो किसी ने भी आपका अपोज नहीं किया, स्टेप नंबर 3 पे मान लो किसी ने भी आपका विरोध नहीं किया, तो स्टेप नंबर 4 पे जाइए। स्टेप नंबर 4 पे आप क्या कीजिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आप एप्लीकेशन लगा दीजिए, प्लस पहले से जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो भी आप फाइल कर दीजिए। तो 4th स्टेप पे आपने क्या किया, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपने फाइल लगा दी। फिर स्टेप नंबर 5 के ऊपर क्या होगा, अब आपको या तो पेटेंट दे दिया जाएगा या पेटेंट नहीं दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर 6 के ऊपर अगर आपको पेटेंट दे दिया जाता है, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है और मान लो आपको पेटेंट दे दिया गया, तो आपकी इस बात को भी ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश कर दिया जाएगा। ऑफिशियल जर्नल में ऐसा लगा दीजिए, वो लोग पब्लिश कर देते हैं कि हमने इसको पेटेंट इस चीज के लिए दे दिया। तो स्टेप नंबर 6 भी आपका हो चुका। स्टेप नंबर 7 देखिए, स्टेप नंबर 7 पे क्या होगा, पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन। मतलब अब आपको पेटेंट तो मिल गया, अगर अब भी कोई पार्टी आपके अगेंस्ट जाना चाहती है तो उसको लीगल रीजंस के साथ, लीगल कारणों के साथ आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पेटेंट अगर आपने ले लिया तो आपके अगेंस्ट अब कोई नहीं जा सकता। अब भी अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाना चाहती है तो वो एप्लीकेशन लगा सकती है। तो हमने क्या स्टडी किया, पेटेंट का मीनिंग क्या है, पेटेंट को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या कंडीशंस हैं, पेटेंट की क्या टाइम ड्यूरेशन रहती है, और पेटेंट को रजिस्ट्रेशन कराने की क्या प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर हमने 7 सिंपल स्टेप्स स्टडी किए हैं। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्रेडमार्क का टॉपिक। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि ट्रेडमार्क का क्या मीनिंग है, क्या प्रोसेस है, और ट्रेडमार्क कितने टाइम के लिए हमें अवेलेबल होता है। ट्रेडमार्क का मीनिंग अगर हम डिस्कस करें तो सिंपल सी बात है, कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी एक अलग से पहचान हो, वो दूसरे लोगों के प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस से थोड़ा सा डिफरेंट दिखे या अलग दिखे। तो इस काम के लिए आप क्या करते हो, एक डिफरेंट सा नेम, वर्ड, सिंबल, साउंड, साइज या कलर डिसाइड करते हो और फिर क्या करते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। तो जब उसका रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हो तो वो बन जाता है आपका ट्रेडमार्क।
अब इस ट्रेडमार्क को कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकता। मतलब जो आइडेंटिटी आपने डिसाइड की है, सेम आइडेंटिटी को और कोई यूज नहीं कर पाएगा। अगर यूज करता भी है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। यस, तो ये है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंदर आप क्या कर रहे हो, इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करा लेते हो और उसका आप रेगुलर यूज करते हो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। बट अगर कोई और पर्सन सेम प्रोडक्ट बनाता है, सेम सर्विस बनाता है, जो प्रोडक्ट आपका है वही प्रोडक्ट किसी और ने बना लिया, जो सर्विस आप दे रहे हो वही सर्विस मान लो कोई और भी दे रहा है, बट उसने भी एक अलग ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उसका ट्रेडमार्क आपके ट्रेडमार्क से अलग है, तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते। अब ट्रेडमार्क लेने का बेनिफिट क्या होता है? ट्रेडमार्क लेने से आपको मार्केटिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है। आप अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की मार्केटिंग करना चाहते हो तो वो मार्केटिंग में आपको हेल्प करने वाला है। जैसे आपने देखा होगा आइडिया कंपनी के जो भी सिम थे वो कौन से कलर के थे, उन्होंने कौन सा कलर रखा हुआ था, येलो कलर। किसी कंपनी ने रेड कलर डिसाइड किया हुआ है, जीप कंपनी ने जीप का लोगो रखा हुआ है। अगर किसी एसबीआई बैंक की बात करें तो एसबीआई बैंक का सिंबल एक डिफरेंट तरीके का है, तो वो सिंबल भी कहीं पे छपा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये एसबीआई का सिंबल है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके सिंबल्स की वजह से, कलर की वजह से, लोगो की वजह से उनकी पहचान आपको बहुत आसानी से हो जाती है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मार्केटिंग में हेल्प कर रही हैं। तो ट्रेडमार्क का अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा? इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर में। तो ट्रेडमार्क का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले जो भी आप ये चीजें डिसाइड कर रहे हो, इन चीजों को पहले आपने चेक कर लेना है। कहीं ये वर्ड, सिंबल, साइज, कलर ये पहले किसी और ने तो सेलेक्ट नहीं किए हुए, कहीं इसके ऊपर किसी और ने ट्रेडमार्क तो नहीं लिया हुआ। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो इंडिया के अंदर एक वेबसाइट है, तो वहां पर उस वेबसाइट के ऊपर पूरा डेटा आपको अवेलेबल होने वाला है। उस डेटा की हेल्प से पहले आप चेक कर लो कि जो ट्रेडमार्क आप लेने जा रहे हो वो ट्रेडमार्क पहले से किसी और ने तो नहीं लिया हुआ। तो वो वेबसाइट कौन सी है? ipindia.government.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको पूरा डेटा मिलने वाला है। इस डेटा की हेल्प से आप पूरी वेरिफिकेशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर मैंने पहली बात तो आपको बता ही दी है। सबसे पहले आपको अपना चेक कर लेना है कि जो सिंबल, नेम, साइज, कलर जो भी डिसाइड कर रहे हो वो पहले से किसी ने ले ना लिया हो। तो अगर आपने पहले से चेक कर लिया है तो आप आगे प्रोसीड कर लिए। तो आगे आपको प्रोसीड करना है अभी। तो प्रोसीड करने के अंदर आपको क्या करना है? अब आपको एप्लीकेशन लगानी है। तो एप्लीकेशन आप फाइल कर दीजिए। एप्लीकेशन के साथ आपको फिक्स्ड फीस जो पहले से डिसाइड होती है फीस, वो भी फीस आपको लगा देनी है। प्लस आपको एप्लीकेशन के अंदर जो भी ट्रेडमार्क की आइटम है उससे रिलेटेड लोगो, शेप, सिंबल, आपको सारी बातें आपको बीच में लिखनी है। ट्रेडमार्क का जो ओनर है उसका नेम या एड्रेस, ये भी सारी बातें आपको लिखनी है, राइट करनी है। फिर तीसरी बात, ट्रेडमार्क की क्लास वो कौन सी है ये भी आपको लिखनी है, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोडक्ट को लेकर 34 क्लासेस है और सर्विसेज को लेकर 11 क्लासेस है, तो वो क्लासेस भी आपको डिफाइन करनी होगी। फिर इसी के साथ साथ आपको एप्लीकेशन के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस की कंप्लीट डिटेल भी फाइल करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्या किया? एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। अब सेकंड स्टेप पर क्या होने वाला है? जो एप्लीकेशन आपने फाइल की है वो चली जाएगी अब ट्रेडमार्क ऑफिसर के पास। अब ट्रेडमार्क ऑफिसर क्या करने वाला है? आपकी इस एप्लीकेशन की बहुत अच्छे से चेकिंग करने वाला है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? इशू करेगा क्या? ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपको ऑब्जेक्शन बता देगा, भाई मेरे को आपकी एप्लीकेशन से ये प्रॉब्लम है, तो आप उसकी ऑब्जेक्शन के ऊपर आप जवाब भी दे सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो। फिर आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के ऊपर क्या? जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, जब आपकी एप्लीकेशन सैंक्शन हो जाती है तो वो क्या करेगा? इसको ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश कर देगा। अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर ये नहीं है कि उसने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, अभी तक वो अप्रूव हुई है और उसने क्या किया? ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर वो एप्लीकेशन पब्लिश कर दी। अब स्टेप नंबर 4 के ऊपर आपका क्या होने वाला है? अगर किसी भी थर्ड पार्टी को आपके इस ट्रेडमार्क से ऑब्जेक्शन है, किसी को भी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा? इसके अगेंस्ट जाकर आपके ट्रेडमार्क ऑफिस में जाएगा और एप्लीकेशन लगाने वाला है। तो वो एप्लीकेशन देगा और रीजन भी बताएगा। तो स्टेप नंबर 4 के ऊपर क्या हुआ?
थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन किया विद लीगल रीजन बताने वाला है। स्टेप नंबर 5, अगर सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाते हैं, अगर अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। यस, स्टेप नंबर 5 के ऊपर आकर आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब बात आती है कि सर्टिफिकेट कितना टाइम के लिए वैलिड होता है? 10 साल के लिए, 10 इयर्स के लिए। 10 इयर्स के बाद आप इसको फिर से रिन्यूअल करा सकते हो। कुछ फिक्स्ड फीस आपको देनी होती है, 10 साल के बाद आप वो पे कीजिए, फिर से आपका ये ट्रेडमार्क रिन्यूअल हो जाता है। तो हमने क्या स्टडी किया? ट्रेडमार्क का मीनिंग क्या है? ट्रेडमार्क को आपने पहले से चेक कर लेना है कि कहीं पहले से किसी ने रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा रखा। फिर हमने इसकी प्रोसेस स्टडी की। प्रोसेस के बाद हमने ये देखा कि ये ट्रेडमार्क हमको 10 इयर्स के लिए अवेलेबल होता है, बट आप इसका दोबारा से रिन्यूअल भी करा सकते हैं।